हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टारगेट है कि हम 1 घंटे में बचे हुए सारे चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे और फटाफट सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हमने लगभग 6 से 7 चैप्टर ख़त्म कर दिया है, तो बाकी बचे हुए को आज निपटा देना है। अगला चैप्टर था हमारा पर्सनालिटी, जो कि है चैप्टर 11। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। पर्सनालिटी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है पर्सोना। पर्सोना का मतलब होता है मास्क। ये ग्रीक ड्रामा में जो एक्टर्स होते थे उनके द्वारा यूज़ किया जाता था। मास्क को हम मुखौटा भी कहते हैं हिंदी में। तो ये इसलिए यूज़ किया जाता था कि उससे एक इमेज ड्रॉ होती थी उस एक्टर की उस ड्रामा में, जिसको कि हम उसकी पर्सनालिटी कह सकते हैं। पर्सनालिटी का मतलब होता है किसी भी इंसान का एक बिहेवियर या फिर उनका ओवरऑल क्वालिटी जो होता है, जो कि वो अपने सोच में दिखाते हैं, अपने एटीट्यूड में दिखाते हैं, अपने इंटरेस्ट में दिखाते हैं। तो ये ओवरऑल क्वालिटी जो होती है किसी भी इंसान की, जो उसके व्यवहार में दिखती है, उसके एटीट्यूड्स में दिखती है या उसके जीवन जीने के तरीके में दिखती है, उसको कि हम पर्सनालिटी ही बोलते हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि पर्सनालिटी किसी भी इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके ट्रेट, उसकी विशेषताओं का सम टोटल है, यानी कि सब मिला जुला करके कैरेक्टरिस्टिक्स को और ट्रेट को मिला देते हैं तो किसी भी इंसान की पर्सनालिटी हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पर्सनालिटी होती कितने तरह की है, टाइप्स उसके देख सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी है जिसमें हिपोक्रेट्स जो है, द फादर ऑफ मेडिसिन जिनको कहा जाता है, ग्रीक फिजिशियन, उन्होंने लोगों को 4 तरह के ग्रुप में बांटा। सबसे पहला चीयरफुल, दूसरा काम, तीसरा इरिटेबल और चौथा डिप्रेस्ड। तो इसी तरह बहुत ही जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर बहुत से ऐसे ऐसे महानुभव महारथी लोग हैं जिन्होंने कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में पर्सनालिटी को बांटा है। अब वो ग्रुप कौन कौन से हैं, तो विलियम शेल्डन जो है उन्होंने लोगों को 3 टाइप्स में बांटा। एक पहला इंडोमॉर्फ, दूसरा मिजोमॉर्फ और तीसरा एक्टोमॉर्फ। इंडोमॉर्फ में होते कौन कौन लोग हैं, वो लोग जो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं लेकिन उनका जो बॉडी फिगर होता है, जो एक्सटर्नल फिगर होता है, वो फैट होते हैं, राउंड लुक के होते हैं। ये लोग काफ़ी सोशेबल होते हैं और काफ़ी रिलैक्स्ड रहते हैं, तो इंडोमॉर्फ में ऐसे लोग आते हैं। फिर आता है दूसरा पर्सनालिटी जो कि है मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ में हैवी मस्कुलर बॉडी के अच्छे खासे पर्सनालिटी वाले, जिनको हम बोलते हैं, वैसे लोग आते हैं। ये फिजिकली एक्टिव होते हैं, ये काफ़ी साउंड होते हैं, नॉइजी होते हैं। उसके बाद आता है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ उन पर्सनालिटी को शो करता है जो कि पतले हैं, लंबे हैं, उनका चेस्ट फ्लैट होता है, वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, वो काफ़ी शर्मीले टाइप होते हैं और रिजर्व रहते हैं। तो हम अगर इसको अपने डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व करके देखें तो बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो हमें इंडोमॉर्फ की तरह दिखते हैं। हमारे फ्रेंड्स हो गए बहुत सारे जो मेसोमॉर्फ पर्सनालिटी दिखाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जैसे जो एक्टोमॉर्फ पर्सनालिटी दिखाते हैं। तो ये सेल्डम टाइप्स हो गया। उसके बाद था क्रिस्मा टाइप्स। इन्होंने बताया कि जो लोगों की पर्सनालिटी होती है वो 4 तरह की होती है। एक पिकनिक टाइप जिसमें फैट बॉडी, लार्ज हेड, चेस्ट एंड एब्डोमेन, सोशेबल, जॉली होते हैं, ये इजी गोइंग होते हैं और अच्छे स्वभाव के होते हैं। एथलेटिक टाइप, एथलीट हम लोग जानते हैं कि इसको कहते हैं, उनका बॉडी स्ट्रांग होता है, उनके मसल फॉर्म होते हैं, उनका चेस्ट वाइड होता है, एनर्जेटिक होते हैं, एथलेटिक्स हम जानते हैं। ये चैलेंजिंग होते हैं और स्पोर्टिव होते हैं। ऑफकोर्स एथलेटिक है तो स्पोर्टिव होंगे ही। उसके बाद आता है एस्थेनिक टाइप। इसमें लीन होते हैं, लीन, पतले दुबले, लंबे शरीर वाले, जो कि शाई होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो जो हमारे एक्टोमॉर्फ है वो एस्थेनिक टाइप भी हो सकते हैं। और डिसप्लास्टिक टाइप है, ये अनडेवलप, डिस मतलब होता है एबनॉर्मल, एबनॉर्मलिटी या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम। तो अनडेवलप्ड होते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं इनकी बॉडी पर्सनालिटी, ये अनडेवलप्ड होते हैं और इम्बैलेंस होते हैं, वो लोग डिसप्लास्टिक पर्सनालिटी शो करते हैं। उसके बाद पर्सनालिटी का एक क्लासिफिकेशन आता है जो कि डॉक्टर कार्ल जी जून ने दिया। उन्होंने इस पर्सनालिटी को 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। तो आइए हम देखेंगे कि एक्सट्रोवर्ट होते कौन कौन है। वैसे लोग जो कि ओके, तो एक्सट्रोवर्ट वैसे लोग होते हैं जो लोग दूसरों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो घूमना पसंद करते हैं लोगों के साथ और बहुत ही स्किल्ड होते हैं। ये काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, ऐसे लोग काफ़ी सोशल होते हैं। ये जल्दी दुखों से हारते नहीं हैं, जल्दी अपसेट नहीं होते हैं, ये इमोशन से डोमिनेट नहीं होते हैं। मेरे मोहल्ले की आंटी कितना हल्ला करती है।
इग्नोर। तो वैसे लोग जो एक्सट्रोवर्ट के अंदर आते हैं वो कौन होते हैं? वो काफ़ी स्किल्ड होते हैं, काफ़ी सोशल होते हैं, वो फ्रेंडली होते हैं, वो इमोशन से डोमिनेट किए जा सकते हैं। अभी मैंने गलती कहा था। तो ऐसे लोगों को हम एक्सट्रोवर्ट में, वो डिसीज़न बहुत ही जल्दी लेते हैं बिना किसी देरी के, वो काफ़ी रियल होते हैं और वो जीवन के प्रॉब्लम्स को, अपने लाइफ के कठिनाइयों को काफ़ी रियलिस्टिक तौर पर फेस करते हैं। तो ऐसे लोगों को एक्सट्रोवर्ट में रखा गया। उसके बाद आते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? इंट्रोवर्ट वैसे लोग होते हैं जो खुद में रहना पसंद करते हैं, उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके रिएक्शन वो अपने तक सीमित रखते हैं, वो खुद में बिजी रहते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और वो अकेले काम करना पसंद करते हैं। वो सेंसिटिव वो भी होते हैं, लेकिन वो सोशली ईजिली एडजस्टेबल नहीं होते हैं। वो बहुत जल्दी एम्बैरस फील करने लगते हैं लोगों के बीच में। ऐसे लोग में आते कौन कौन है? पोएट होते हैं, फिलोसफर होते हैं, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, ये इंट्रोवर्ट्स में आते हैं। अब कुछ लोग एम्बीवर्ट भी होते हैं। एम्बीवर्ट बोले तो कुछ उसमें खासियत इंट्रोवर्ट की होती है और कुछ खासियत एक्सट्रोवर्ट की होती है। तो दोनों के टैलेंट जब मिलते हैं, दोनों की जो पर्सनालिटी मैच करती है, कुछ कुछ पर्सनालिटियाँ, तब जा करके हमारा एक पर्सनालिटी का निकल करके आता है जिसको कि हम एम्बीवर्ट कहते हैं। यहाँ पे इंस्टिंक्ट डायमेंशन रिलेटेड टू पर्सनालिटी ट्रेट दिया हुआ है। इसमें इंट्रोवर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं और एक्सट्रोवर्ट के। अब इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है साइको एनालिटिक थ्योरी। वो होता क्या है? सिगमंड फ्रॉयड जो थे, उन्होंने डेवलप किया एक बहुत ही अच्छी थ्योरी पर्सनालिटी की, जो कि इंटरनल ग्रोथ या फिर साइको डायनामिक ग्रोथ पर फोकस करती हो, जिसको कि साइको एनालिटिक थ्योरी भी बोला जाता है। तो सिगमंड फ्रॉयड की साइको एनालिटिक थ्योरी में है क्या? यहाँ पे पर्सनालिटी के एक मॉडल तैयार किए गए जिसमें कि 3 पार्ट आते थे, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब इड, ईगो एंड सुपर ईगो होता क्या क्या है? इड आता है प्लेजर प्रिंसिपल। सिंपल से वर्ड्स में अगर हम इसको समझेंगे तो हमारा इड कहता है कि हम जो हमारा बायोलॉजिकल बेस्ड अर्ज है, जो बेसिक अर्ज है, उसको सेटिस्फाई पहले किया जाता है, जैसे कि खाना पीना, एलिमिनेशन ऑफ विश, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है यहाँ एक और पॉइंट है, द इड वुड सेटिस्फाई द फंडामेंटल अर्ज इमीडिएटली एंड रिफ्लेक्टिवली एज दे अराइज विदाउट रिगार्ड्स टू रूल। तो ये हमारे बायोलॉजिकल जितने भी नीड्स होते हैं वो सारे इड में आते हैं। लेकिन जो हमारा सेक्स है, एक्सेप्ट सेक्स, ऑल बायोलॉजिकल नीड्स आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी हैं, उस एक चीज़ को छोड़कर जिसको कि हम कहते हैं कि दिस इज़ आवर पार्ट ऑफ लाइफ, ना कि ये हमारी पूरी लाइफ ही है या लाइफ इस पे निर्भर करती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आता है ईगो, दैट इज़ रियलिटी प्रिंसिपल। इसके अंदर क्या होता है? जो इड जो है वो ईगो के द्वारा मैनेज किया जाता है। हम कैसे जो सोचते हैं, हम कैसे बर्ताव करते हैं, हमारा जो क्रिएटिविटी है, किसी भी काम करने का तरीका जो है किसी भी इंसान का, वो सारी चीज़ें ईगो मैनेज करता है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा ईगो है वो डिले करता है किस चीज़ में, इड को सेटिस्फाई करने में। अब सिंपल सा है कि जो हमारे बेसिक फंडामेंटल नीड्स है वो हमारे बिहेवियर चैनल यानी कि हमारे ईगो से अफेक्ट होता है। कई बार हम उसमें डिले करते हैं उसके सेटिस्फैक्शन में। तो ईगो के अंदर आता क्या है? इसमें हम क्या करते हैं? हम लिविंग के लिए काम करते हैं, हम लोगों के साथ मिलने जुलने की चीज़ें को सीखते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट होना, अपने जीवन की रियलिटीज़ को अपनाना, इन सारी चीज़ों में ईगो का रोल होता है। फिर आता है सुपर ईगो, जो कि है मोरल प्रिंसिपल। अब सुपर ईगो क्या है? ये कॉरेस्पॉन्ड करता है किसको? व्हाट वी फाइंड इनसाइड, हमारे अंदर क्या है, हमें हमारे अंदर क्या मिलता है, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है सुपर ईगो। इट कंडेम्स सर्टेन एक्टिविटीज ऑफ ईगो विच आर टू सेटिस्फाई इड। तो इस तरह से उन्होंने एक चार्ट बनाया, एक जिसमें उन्होंने दिखाया है फ्लूइड कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन साइकी, द आइसबर्ग मेटाफोर। ये आइसबर्ग है, पानी के अंदर है, इसका ज़्यादा हिस्सा अंदर है पानी के और बहुत कम हिस्सा ऊपर। तो ये हमारे ब्रेन के लिए दिखाया जा रहा है, हमारी पर्सनालिटी के लिए, कि हमारा बहुत कम हिस्सा कॉन्शियस होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट ऑफ हिस्सा हमारा जो होता है जिसमें कि इड और अनकॉन्शियस, इड और सुपर प्री कॉन्शियस ईगो, वो नॉन कॉन्शियस होता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनालिटी असेसमेंट, क्या होता है और कैसे कैसे होता है। किसी भी पर्सनालिटी को मेज़र करने के लिए, किसी पर्सनालिटी ट्रेट को मेज़र करने के लिए हम 3 मेथड यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड, जिसको कि इंटरव्यू मेथड भी कहते हैं, पर्सनालिटी इन्वेंटरी, पेपर पेंसिल बेस्ड
टेस्ट होता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होता है। अब ये होते क्या है, एक एक करके हम इसको अच्छे से समझेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझेंगे। इंटरव्यू किसको कहते हैं? ये फेस टू फेस कांटेक्ट होता है। इसी में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिससे जो पूछा जाता है फेस टू फेस कांटेक्ट करके, जिसको कि हम इंटरव्यू मेथड कहते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चनायर। वेयर इज दैट क्वेश्चनायर? नहीं, उसके बाद आता है इन्वेंशनरी मेथड। किधर है? हाँ, इन्वेंशनरी मेथड। ये बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है जो कि पेपर पेंसिल बेस्ड होता है। ये क्वेश्चंस के फॉर्म में होता है जिसको कि इन्वेंशनरी भी बोलते हैं, क्वेश्चनायर्स को इन्वेंशनरी भी बोलते हैं। इसमें होता क्या क्या है, क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिंपल सिंपल स्टेटमेंट होंगे, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आपको मार्क करना होगा या फिर यस और नो के फॉर्म में आपको मार्क करना होगा। ये सारे फॉर्मेट होते हैं इसके। इसको सबसे पहले यूज़ किया गया वर्ल्ड वॉर 1 के समय में। बहुत ही जो इमोशनली अनस्टेबल आर्मी मैन थे जिन्होंने कई सारे जंग लड़े और उसमें कई लोगों को मरना पड़ा, तो वो इमोशनली अनस्टेबल, तो वहाँ पे उन्हें काउंसलिंग के लिए क्वेश्चनायर मेथड का यूज़ किया गया। तो ये एक और तरीका है पर्सनैलिटी असेसमेंट का। उसके बाद आता है प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक का हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि एक इंसान को, अलग अलग लोगों को कुछ कार्ड्स दे दिए जाते हैं और उस कार्ड पे इंक को स्प्रेड किया जाता है। स्प्रिंकल करने के बाद जो डॉट्स बनते हैं, जो ब्लॉट तैयार होते हैं इंक के, उसके बाद उन लोगों से अपने अपने तरीके से ऑब्जर्व करने के लिए कहा जाता है कि आपको क्या दिख रहा है। कुछ शेप्स किसी को दिखते हैं, किसी को स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, किसी को फिगर्स दिखते हैं, किसी को इमेजेस दिखते हैं। तो ये अपने अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं और अपने जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये भी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है जिससे कि पर्सनालिटी का असेसमेंट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम फटाफट रिवीजन करेंगे जो कि है फ्रस्ट्रेशन, चैप्टर 12। फ्रस्ट्रेशन में हमें पढ़ना क्या है? फ्रस्ट्रेशन का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इंट्रोडक्शन में हमें बता रहा है फ्रस्ट्रेशन रेफर टू द ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर। ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर यानी कि हमारे व्यवहार पर किसी तरह का रोक लगने को, किसी भी हम गोल को अचीव करने जाते हैं लेकिन उस दौरान जो कठिनाइयाँ, जो ऑब्स्टेकल्स लगते हैं, जो ब्लॉकिंग होती है हमारे बिहेवियर पे, वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। अब क्या होता है, डिज़ायर और मोटिव्स जो कि फुलफिल नहीं होते हैं कुछ बैरियर्स के कारण, कुछ ऑब्स्टेकल्स के कारण, तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। कुछ चीज़ें हम करना चाहते हैं और वो हम कर नहीं पाते हैं, तो जाहिर है हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। अब इसमें होता क्या क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो कि हमें फ्रस्ट्रेशन दिलाएं या फ्रस्ट्रेटेड महसूस कराएं। पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है दो मोटिव्स के बीच में या फिर दो से अधिक मोटिव्स के बीच में। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो भी फ्रस्ट्रेशन कॉज होता है। अब होता क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या, तो कॉन्फ्लिक्ट वो चीज़ें हैं जो फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूस करती है। कैसे, ये देखते हैं। फ्रस्ट्रेशन कैसे कैसे होगा, रेस्टलेसनेस फील करेंगे, अग्रेसिवनेस फील करेंगे, फैंटेसी डे ड्रीमिंग अगर होती है और वो पूरी नहीं होती, आपकी फैंटेसी पूरी नहीं होती है तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। अगर आप फिक्स्ड बिहेवियर के हो तो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। ये सारी चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेटेड फील कराती है। कन्फ्लिक्ट के बारे में दिया हुआ है, इट इज़ मेंटल स्टेट ऑफ अनप्लीजेंटनेस एंड टेंशन। कन्फ्लिक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, टकराव। दो चीज़ों के बीच जब टकराव होती है या दुविधा होती है तो उसको हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये हमारे अनप्लीजेंटनेस और टेंशन वाले मेंटल स्टेट को कह सकते हैं। अब कन्फ्लिक्ट होते कैसे कैसे हैं, तो अप्रोच कन्फ्लिक्ट होता है। जो दो पॉजिटिव चीज़ों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो तो अप्रोच कन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट हो तो दो नेगेटिव चीज़ों के बीच में होगी टकराव। अप्रोच अवॉइडेंस में होगी कि एक ही चीज़ है और उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कन्फ्लिक्ट दोनों है। उसके बाद मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट है। इन सब को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो अप्रोच कन्फ्लिक्ट क्या होता है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पॉजिटिव गोल्स विच आर इक्वली अट्रैक्टिव एट द सेम टाइम। मतलब कि मुझे मूवी भी देखना है और मुझे डांस भी करना है, तो दोनों मेरे लिए पॉजिटिव है। अब किसी को भूख भी लग रही है और नींद भी आ रहा है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो इक्वली अट्रैक्टिव है और पॉजिटिव अप्रोच है, तो ये होता है अप्रोच कन्फ्लिक्ट। उसके बाद है अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। ये क्या है, टकराव दो नेगेटिव गोल्स के बीच में। जैसे कि किसी काम को करना भी है
और अगर नहीं करेंगे, ऐसे काम को करना है ऐसे इंसान के काम को करना है जो कि हम पसंद नहीं करते हैं, और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी इनकम भी चली जाएगी। तो ये हो गया 2 नेगेटिव गोल्स, मतलब कि जिस इंसान को हम पसंद नहीं करते उसके लिए काम करना, पहला नेगेटिविटी, और दूसरा है कि अगर काम नहीं करते हैं तो इनकम का चला जाना, लॉस ऑफ इनकम हो जाना, ये हो गई दूसरा नेगेटिव गोल। तो ये आता है हमारे अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। उसके बाद आता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में होता क्या है कि एक इंसान एक ही गोल से अट्रैक्ट भी होता है और रिपेल भी होता है, मतलब उसकी तरफ खींचा भी जाता है और उससे दूर भी भागना चाहता है। जैसे कि अब हम स्मोक करना चाहें, हम सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं, और हम बीमारी से भी बचना चाहते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो सेम अर्ज भी है आपको वो चीज़ करने का, और आप उस चीज़ से दूर भी भागना चाहते हो, ये आता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। उसके बाद आता है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि बहुत सारे जो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, उसमें क्या होता है, इसमें सेवरल गोल्स होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस इन्वॉल्व करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है कि अगर एक औरत है तो वो शादी भी करना चाहती है और अपना करियर भी बनाना चाहती है। इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। कैरियर में भी पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मैरिज को लेकर के भी पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो ये मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंट कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करता है। फ्रस्ट्रेशन जो है, फ्रस्ट्रेशन या फिर हम कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, टकराव होना किसी भी हमारे सोच विचार के बीच में या दो थॉट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना, ये क्या करता है, हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करता है, एंग्जाइटी पैदा करता है। तो और इन स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो कि हमें फ्रस्ट्रेशन से रिलीफ दिलाते हैं। कौन कौन से ऐसे मेथड हैं? हम सबसे पहले ये खोजें कि हमारे फ्रस्ट्रेशन का मूल कारण क्या है, सोर्स क्या है। उसके बाद हम उसको कंट्रोल करेंगे और उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। और भी कई सारे तरीके हैं, जैसे हम लोगों को कुछ भी करने से पहले अपने काम में या फिर अपने घर में कुछ भी करने से पहले अच्छे से जांच कर लेना चाहिए, केयरफुली चेक कर लेना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन या कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हो। कई बार किसी तरह के हेल्प लेने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। काउंसलर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, इन लोगों से हेल्प लेकर के भी हम फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट से सॉल्यूशन पा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स और फ्रस्ट्रेशन के लिए सॉल्यूशन का काम करती है। उसके बाद फटाफट हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। हमारे सिलेबस में अब आगे क्या पढ़ना है, डिफेंस मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 जो कि है सोशल साइकोलॉजी। तो जल्दी से आ जाओ। ये आया चैप्टर 14 जो कि है सोशल साइकोलॉजी। इसमें भी हमें एक टॉपिक पढ़ना है जो कि है इसका इंट्रोडक्शन, और नीचे में इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे लाइन वाइज। तो सोशल साइकोलॉजी हमारे क्या है, स्टडी ऑफ इंटरडिपेंडेंस, इंटरेक्शन एंड इन्फ्लुएंस अमंग पर्सन। लोगों के बीच में जो उनके बीच में जो तालमेल होता है, जो कनेक्शंस होते हैं, जो इंटरेक्शन होती है उनके बीच, जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, इस चीज़ की स्टडी को हम सोशल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सोशल साइकोलॉजी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि लोगों के बीच, बहुत सारे लोगों के बीच, एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में इंटरडिपेंडेंस होता है, एक दूसरे पर निर्भर करना होता है, किसी भी तरह का इंटरेक्शन होता है, और वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब कैसे करते हैं, क्या होता है कि कई सारी चीज़ों के लिए हमें दूसरों पर डिपेंड होना होता है, जैसे सामान हो गया, किसी भी तरह का मटेरियल, मिल्क, पेपर, ये सारी चीज़ों के लिए। तो सारे दिन हम क्या करते हैं कि हम लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से इंटरेक्ट करते हैं। अब इनमें से हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो किसी न किसी रूप में हमें प्रेरित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। और वो सारे इन्फ्लुएंसेस जो हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन, इंटरेक्शन करते हैं, उसके बाद जो हमारे बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, जो सोशल बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं, वो हम सोशल साइकोलॉजी के अंदर देखते हैं। जैसे कि कई सारे लीडर्स होते हैं, अपने स्पीच से इलेक्शन कैंपेन करते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें सोशल साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। अब एक टॉपिक है सोशल इन्फ्लुएंसेस। ये होता क्या है, ये होता है रेसिप्रोकल इफेक्ट, एक पर्सन का दूसरे पर्सन पे ड्यूरिंग सोशल इंटरेक्शन के समय जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पे जो अफेक्ट होता है, जो रेसिप्रोकली इफेक्ट होता है, उसको सोशल इन्फ्लुएंसेस कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है, उसकी बिलीव्स होती है, उसका एटीट्यूड होता है, वैल्यू होता है, वो सारी चीज़ें किस पे निर्भर करती हैं, इसी सोशल इंटरेक्शन पे निर्भर करती है। अब क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ों को राइज करती हैं, जैसे कौन कौन सी चीज़ें हो गई,
लीडरशिप क्वालिटी हो गई या फिर अदर टाइप्स ऑफ फिनोमेना हो गए। जैसे कोई भी एक व्यक्ति है अगर एक ग्रुप पे अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, जैसे कि हमारे नेता लोग हो गए, तो वहाँ लीडरशिप क्वालिटी हम देखते हैं। किसी भी एक ग्रुप का अगर किसी एक व्यक्ति पर हम प्रभाव देखते हैं तो वो प्रिजुडिस कन्फर्मिटी होता है। अब कई सारे लोगों पर अफेक्ट देखते हैं तो यहाँ पे कॉन्फ्रेक्शन देखते हैं, कॉपरेशन देखते हैं हम, या फिर कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, टकराव देखते हैं, जैसे लोगों के बीच में, दो राष्ट्र के बीच में, या फिर कुछ सोशल ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल का अलग व्यू है, कुछ लोगों का अलग व्यू है, तो यहाँ पे हम कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन दोनों चीज़ें हम देखते हैं। अब उसके बाद हम फटाफट अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। टॉपिक है एटीट्यूड, चैप्टर 15। इसमें एटीट्यूड होता क्या है? एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया। रवैया, आजकल तुम्हारा रवैया काफ़ी बदला हुआ है, एटीट्यूड चेंज दिख रहा है। तो ये होता क्या है? एन एटीट्यूड इज अ लर्न प्रीडिस्पोजिशन टू रिएक्ट इन द परसिस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक मैनर टू सम सिचुएशन, आइडिया, मटेरियल, ऑब्जेक्ट एंड पर्सन। किसी भी चीज़ के प्रति, जैसे कि किसी सिचुएशन, किसी आइडिया, किसी मटेरियल या किसी ऑब्जेक्ट के प्रति रिएक्ट करने का जो तरीका होता है वो हमारे एटीट्यूड को दिखाता है। एटीट्यूड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट हो गए? What a person know of it and his belief about it, यानी कि जो व्यक्ति है वो उस सामान या उस चीज़ या उस आइडिया के बारे में क्या सोचता है और क्या जानता है, ये एटीट्यूड को अफेक्ट करता है, ये उसके एटीट्यूड को दर्शाता है। How he feels about it feels really shows concern। अब वो उसकी फीलिंग्स जो है वो कंसर्न शो करती है, तो वो उस चीज़ के बारे में, उस आइडिया के बारे में कैसा फील करता है, कितना जानता है, कितना अवेयर है, कितना ज्ञान है उसके बारे में, और उसकी जो टेंडेंसी होती है, बिहेवियरल टेंडेंसी, वर्बल फॉर्म में, नॉन वर्बल फॉर्म में, उस सब्जेक्ट के प्रति, ये सारी एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। एटीट्यूड डेवलपमेंट एक टॉपिक आता है, इसके लिए हमें फ्लो चार्ट दिया है। ये फ्लो चार्ट ही हमारे लिए काफ़ी है समझने के लिए। तो एटीट्यूड डेवलपमेंट में होता क्या है, ये कैसे डेवलप, हमारा रवैया जो है, हमारा एटीट्यूड है, कैसे डेवलप करता है? सबसे पहले हमारे पेरेंट्स से हम सीखते हैं, देखते हैं, लर्न करते हैं। हमारे पीयर ग्रुप जो है, जो सेम एज के ग्रुप होते हैं, इसमें भी एटीट्यूड कंडीशन होते हैं, कंडीशन अप्लाई होते हैं, जिसमें ऑपरेंट कंडीशन होते हैं, क्लासिकल कंडीशन होते हैं, या फिर बैलेंस एटीट्यूड होता है। तो ये सारी चीज़ें एटीट्यूड के डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है। पेरेंट्स, पीयर ग्रुप, कंडीशनिंग में ऑपरेंट, क्लासिकल और बैलेंस, ये एटीट्यूड डेवलपमेंट के फ्लो चार्ट है। अब हम देखेंगे आगे एटीट्यूड का फंक्शन क्या है। ये एडजस्टमेंट, हमारे अंदर एडजस्टमेंट लाता है, हम ईगो डिफेंसिव होते हैं, ये हमारे एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है, हमारे अंदर एक्सप्रेस करने की क्षमता को बढ़ाता है, हमारे नॉलेज फंक्शन को इंक्रीज करता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये इनबॉर्न या इनेट नहीं होता है, ये लर्न बिहेवियर है। ये हम अपने लाइफ में जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम अपने एटीट्यूड को सीखते हैं, फिर उसके बाद इसको अप्लाई करते हैं। दे आर नॉट इंटरनल फैक्टर, ये इंटरनल फैक्टर नहीं है। इट हैज़ गॉट मोटिवेशनल अफेक्टिव प्रॉपर्टीज बट डिफर फ्रॉम मोटिव। इसमें एटीट्यूड के अंदर भी मोटिवेशनल अफेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन ये मोटिव से अलग होता है। मोटिव होता है टू मूव और एटीट्यूड हमारा अलग होता है। इसमें मोटिवेशनल अफेक्टिव प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हम किसी भी मोटिव हो गया, वांट हो गया, डिज़ायर हो गया, इन सारी चीज़ों की वजह से एटीट्यूड डेवलपमेंट नहीं होता है। एटीट्यूड डेवलपमेंट हमारे आसपास के इन्वायरमेंट, पेरेंट, पीयर ग्रुप, क्लासिकल कंडीशन, ये सारी चीज़ों की वजह से एटीट्यूड का डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसमें एक रोल होता है मोटिवेशनल अफेक्टिव प्रॉपर्टीज़ का। अब ये गोल डायरेक्टर बिहेवियर है, जैसे कि बिलीफ है, उसका कुछ फॉर्म होगा, फिर वो बिलीफ की वजह से एटीट्यूड डेवलप होगा, उस एटीट्यूड के डेवलपमेंट की वजह से हमारा उस ऑब्जेक्ट के प्रति कुछ वैल्यूज़ महसूस होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर 16, जिसको कि लीडरशिप। लीडरशिप होता क्या है? एज अ ग्रुप ऑफ मेंबर who exerts more positive influences over other than they exert over him or her। लीडरशिप और लीडर्स, ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। तो लीडर्स होते कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो एक लोगों के समूह पर अपना प्रभाव डाल रहा हो, उसे लीडर कहते हैं। अब लीडर्स के कुछ इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, जैसे कुछ मोटिव हो सकता है, उसके कुछ एटीट्यूड्स होंगे, वैल्यूज़ होगा, या फिर किसी तरह का फीलिंग
जो कि उसको बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करता है। तो हम लीडर को इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अब लीडर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? इंटेलिजेंस, यानी कि उसका ज्ञान, उसका जो नॉलेज है, आईक्यू है, जो हम पढ़े हैं ऑलरेडी, इंटेलिजेंस चैप्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं वो। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट। एक लीडर जो है वो अपने एनवायरनमेंट में इसलिए अच्छे से एडजस्ट हो जाता है क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, और उसकी इस इन्फ्लुएंसिंग कैपेसिटी की वजह से वो एक लीडर बनता है। तो वो इजीली एडजस्टेबल होगा ताकि वो एक लीडर के तौर पर एक्सेप्ट किया जा सके। अब होती है कि लीडरशिप की क्वालिटी होती है एक्टिविटी, यानी कि वो जो जिसके परसेप्शन अच्छे हो, जो ज़्यादा परसीव करता हो, जो ज़्यादा एक्टिव हो किसी डिस्कशन में, वो लीडर बनता है। उसके जो पार्टिसिपेशन है वो हायर डिग्री पे होता है, मतलब वो बहुत अहम भूमिका निभा रहा होता है। ये एक लीडर की क्वालिटी होती है। अब लीडर का जो एक और क्वालिटी है वो है कि वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करता है। वो सोशल और साइकोलॉजिकल डिस्टेंस अपने लोगों को, जिन लोगों को वो लीड कर रहा होता है, उनसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होता है, ताकि हाई इसलिए होता है, और उसके पास इनफ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ताकि वो किसी भी डिसीजन को आसानी से ले सके। उसके अंदर एम्पैथी की फीलिंग होती है। वो किसी भी दूसरों की तकलीफ़ों को अपने ऊपर लेकर के सोचता है, समझता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है, या अपने आप को दूसरों की जगह रख करके उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है, उनके सिचुएशन को समझता है। ये एक लीडर की क्वालिटी होती है। एक लीडर काफ़ी क्रिएटिव होता है। वो बहुत सारी चीज़ों को सोचने की क्षमता रखता है, वो नोवेल थिंग्स को सोचने की क्षमता रखता है। ये है लीडर की क्वालिटीज़। अब लीडरशिप के स्टाइल्स होते हैं, मतलब कैसे कैसे लीडर्स होते हैं, किस किस तरह के लीडर्स हो सकते हैं। तो 3 तरह के स्टाइल्स देखने को मिले: डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक एंड लेज़र-फेयर। तो डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और लेज़र-फेयर होता है क्या? डेमोक्रेटिक लीडर्स उन लीडर्स को कहते हैं जो कि पॉलिसीज़ बनाते हैं थ्रू ग्रुप डिस्कशन के थ्रू। डेमोक्रेटिक यानी कि जैसे हमारा जो भारत है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे हर लोगों को अपना व्यू देने का राइट टू स्पीक, सबको बोलने का अधिकार है, अपना व्यूज़ रखने का अधिकार है। तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप की क्वालिटी दिखती है। अब वो क्या करता है, वो अपने ही इनकरेजेस द फॉलोअर टू फंक्शन एज अ सोशल यूनिट एंड मेक फुल यूज़ ऑफ देयर टैलेंट एंड एबिलिटीज़। वो लोगों को इनकरेज करता है कि वो एक सोशल यूनिट के फॉर्म में काम करे और अपनी क्षमताओं का, अपनी खूबियों का इस्तेमाल करे, भरपूर उसका उपयोग करे, ताकि वो एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्वालिटी शो कर सके। फिर आता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो अथॉरिटीज़ होती है वो लीडर के हाथ में होती है। मतलब वो खुद ही सारे डिसीजंस करता है, खुद ही सारे ऑर्डर्स देता है। ऑटोक्रेटिक को डिक्टेटर टाइप भी बोलते हैं। तो सारे उसके ऑर्डर्स जो है, सारे उसके पॉलिसीज़ जो है वो खुद बनाता है। वो डिसाइड करता है कि उसका जो ग्रुप है वो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। वो हर एक बंदे को ऑर्डर करता है, वर्क असाइन करता है। ये सारी चीज़ें ऑटोक्रेटिक्स लीडरशिप के अंदर आती हैं। फिर आता है लेज़र-फेयर लीडरशिप। लेज़र-फेयर फ्रेंच वर्ड मीन्स लेट इट गो, जाने दो। तो इस तरह के जो लीडर्स होते हैं वो हैंड्स ऑफ अप्रोच शो करते हैं। अब ये होता क्या है, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ग्रुप एक्टिविटीज़ में, और ये क्या करते हैं, ये ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं। ये लोगों को अपना काम करने देते हैं और वो ऑब्जर्व करते हैं। वो तभी जानकारी अपने ग्रुप को देते हैं जब ऐसा रिक्वायर्ड होता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ इनका पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है, एज अ ऑब्जर्वर होता है। और इनके मोस्ट ऑफ वर्क्स जो हैं वो इनके ग्रुप मेंबर कर रहे होते हैं। इनका स्टाइल होता है कि ये बहुत ही सेपरेटेड टाइप से होते हैं एज अ ऑब्जर्वर। तो ये स्टाइल जो है, लेज़र-फेयर लीडरशिप स्टाइल जो है, ये तभी काम करता है जब उसके सबऑर्डिनेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे और ड्यूटी के प्रति कॉन्शियस होंगे। तो ये 3 तरह के लीडरशिप क्वालिटीज़ हम देखते हैं। पहला हो गया डेमोक्रेटिक, दूसरा हो गया ऑटोक्रेटिक, और तीसरा हो गया लेज़र-फेयर लीडरशिप, दैट इज फ्रेंच वर्ड मीन्स लेट इट गो। अब हम कुछ कैटेगरीज देखेंगे लीडर्स की। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, जो नौकर होते हैं,
नौकरशाही जिसको बोलते हैं, वो लोग जो ऐसे पोजीशन पे होते हैं जो दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं। पॉलिसी मेकर्स होते हैं जो पॉलिसीज़ बनाते हैं। एक्सपर्ट्स होते हैं जो किसी भी आइडियोलॉजी में स्पेशलिस्ट होते हैं। आइडियोलॉजिस्ट होते हैं जिनके अपने अपने स्कूल्स होते हैं, आइडियोलॉजी होती है, ताकि वो अपने थॉट्स पे डिस्कशन कर सके, तर्क वितर्क कर सके। पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को। सिंबलिक लीडर्स, पेरेंट्स भी लीडर ही होते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को लीड करते हैं एक वे की ओर जो पॉजिटिव एम्बिशन दिलाता है। हमारे टीचर्स भी लीडर्स ही होते हैं क्योंकि वो भी हमें राह दिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं, लीड करते हैं कई सारी चीज़ों के लिए। कुछ आइडियोलॉजिस्ट हैं जैसे कार्ल मार्क्स हैं, गांधी जी हैं, गैलीलियो है। ये सारे इनके कुछ अपने आइडियाज़ होते हैं, इनका अपना बिलीफ होता है। जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनका लोगों पे कैरिस्मेटिक इन्फ्लुएंस होता है। सिंबलिक लीडर उनको कहते हैं जो फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 17। तो इसमें हमें एरिक्सन्स 8 लाइफ स्टेजेस को पढ़ना है। होता क्या है ये, इसके अंदर क्या क्या आता है। तो एरिक्सन 8 लाइफ स्टेजेस यहाँ पे है। इसमें उन्होंने बताया है कि जो 0 से 18 मंथ जिसको कि इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का एज होता है। इसमें इश्यूज क्या होते हैं, टेस्टिंग ऑफ द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द इन्फेंट, सिग्निफिकेंट अदर्स। वो अपनी माँ को छोड़कर बहुत कम ही लोगों के पास जा पाता है, बच्चे रोने लगते हैं, वहाँ ट्रस्ट इशू हो जाता है। फिर उसके बाद एक स्टेज आता है जो कि है 18 मंथ से 3 ईयर तक, जिसको कि अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। इसमें क्या होता है स्टेज, इसको ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट स्टेज, टेस्टिंग ऑफ द इंडिविजुअल कैपेबिलिटी इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट अदर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे को पहचानते हैं, जैसे पेरेंट्स को पहचानते हैं, कौन मम्मी है, कौन पापा है। फिर आता है 3 to 6 ईयर जो कि मिडिल चाइल्डहुड कहलाता है। ये इस स्टेज को इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सेंट्रल इशूज क्या क्या होता है, टेस्टिंग आउट एबिलिटी टू कम्पीट इन द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि हमारी जो क्षमताएं हैं कि हम बाहर कैसे सर्वाइव करते हैं, यहाँ इस स्टेज में उसकी टेस्टिंग होती है। उसके बाद आता है 6 to 12 ईयर्स जो कि लेट चाइल्डहुड बोलते हैं। इसमें स्टेज क्या होता है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी। इसमें सेंट्रल इशूज क्या क्या होते हैं, गेनिंग मास्टरी ऑफ कल्चरल टूल्स, यानी कि हम यहाँ पे स्कूल जाते हैं, कल्चरल टूल्स सीखते हैं कि लाइफ में कैसे क्या होता है, मोरल थॉट्स, मोरल लेसन्स सीखते हैं। फिर आता है 13 to 19 ईयर ओल्ड जिसको कि एडोलेसेंस बोलते हैं। इसमें स्टेज होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, आपकी आइडेंटिटी क्या है और उस हमारे रोल्स क्या होंगे, भूमिकाओं के प्रति जो कन्फ्यूजन होता है वो। सेंट्रल इशूज इसके क्या क्या होता है, हम बहुत ही जो कन्फ्यूज होते हैं अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसको महसूस कर पाने में, उसको बना पाने में। ये सिग्निफिकेंट रिलेशन, इसमें क्या क्या हम देखते हैं, जो हमारे सेम एज के ग्रुप्स होते हैं, पीयर ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट रिलेशंस होते हैं। उसके बाद आता है 30 to 40 ईयर जिसको कि अर्ली एडल्टहुड बोलते हैं। इसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का स्टेज होता है। यहाँ पे सेंट्रल इशूज क्या है, मर्जिंग ऑफ आइडेंटिटी विथ अनदर टू अचीव इंटीमेसी, यानी कि हम किसी से जुड़ते हैं, किसी से लगाव करते हैं। इसमें जो सिग्निफिकेंट रिलेशन होता है वो फ्रेंड का हो सकता है, बिलव्ड वन का हो सकता है। फिर उसके बाद आता है एज 40 to 65 जिसको कि लेट एडल्टहुड और मिडिल एज भी बोलते हैं। इसमें स्टेज होता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। सेंट्रल इशूज इसके ये होता है कि हम क्रिएटिव अपने एनर्जीज को इन्वेस्ट करते हैं कहाँ, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने में। अब ये सिग्निफिकेंट रिलेशन वहाँ यहाँ पे हमारा रोल जब प्ले होता है तो वो किस ग्रुप में होता है, हाउस होल्ड कोरस में होता है। उसके बाद आता है 65 ईयर जो कि डेथ या फिर ओल्ड एज कहते हैं। इसमें क्या होता है, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर होता है। सेंट्रल इशूज इसके होते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ द लाइफ वन हैज़ लिव्ड एज वॉज वाइल, हम अपने जीवन के सारांश को अपनाते हैं, अनुभव करते हैं अपने पूरी ज़िंदगी में हमने क्या किया, और इसका रिलेशन किससे होता है, मानवता से, मैनकाइंड से। तो ये था हमारा एरिक्सन्स 8 लाइफ स्टेजेस। इसको अलग अलग तरीके से इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड जिसको प्री स्कूल स्टेज एंड मिडिल चाइल्डहुड भी बोलते हैं, इसके अंदर होता क्या है, लैंग्वेज, पीयर एंड प्ले, प्री स्कूल बिहेवियर। उसके बाद लेट चाइल्डहुड जिसको स्कूल ग्रुप स्टेज भी बोलते हैं, ये सारी सोशल डेवलपमेंट होता है। उसके अंदर प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस होता है जिसमें फिजिकल चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, सोशल चेंजेस आते हैं, आइडेंटिटी अचीव करने की नीड्स, डिज़ायर डेवलप होती है।
उसके बाद यंग एडल्टहुड आता है जिसमें मैच्योर एडल्टहुड होता है। फिर ओल्ड एज आता है जिसमें फिजिकल चेंजेज आते हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स आते हैं। ये सारी चीज़ें 8 स्टेजेस ऑफ एरिक्सन्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो कि है चैप्टर 18। तो हम फटाफट इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इसमें होता क्या है, फैक्टर्स फॉर जजिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कुछ भी ओवरडन और अंडन हो, नहीं समझ में आया, ठीक है। कुछ क्लासिफिकेशन हम देखेंगे डिसऑर्डर्स के, कि इसमें होता क्या था। ब्रेन सिंड्रोम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रेन का जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाता है, और ये इरिवर्सिबल भी हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है। उसके बाद होता है एक प्रॉब्लम साइकोसिस। साइकोसिस में होता क्या है, जो हमारी रियलिटी है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। तो हमें फॉल्स बिलीफ होता है, डिल्यूजन होता है, हेलुसिनेशन होता है, कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है फिर भी हम इमेज स्टिमुलाई को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें साइकोसिस के अंदर आती है। न्यूरोसिस होता है जो कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये किसी भी इंसान के परसेप्शन को इम्पेयर करता है। ये क्यों होता है, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एनेक्साइटी की वजह से होता है। जैसे कि एनेक्साइटी डिसऑर्डर हो गया, पैनिक अटैक्स हो गए, ये सारी न्यूरोसिस के अंदर आते हैं। फिर आता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं। ये डिफरेंट तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, कोई इंसान अपने आप को 2 तरह की ज़िंदगी जी रहा होता है, उसे लगता है कि वो कोई और भी है और जो उसका ओरिजिनल लाइफ है वो भी है। या फिर मल्टीपल पर्सनालिटीज़ में होते हैं कि एक इंसान बहुत सारी भूमिकाओं को निभा रहा होता है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स हम देखते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे कि एनेक्साइटी डिसऑर्डर हो गया, फैक्शन डिसऑर्डर हो गया, अफेक्टिव डिसऑर्डर हो गया, पैरानॉइड डिसऑर्डर हो गया, सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर, हेलुसिनेशन, डिप्रेशन, एनेक्साइटी। ये सारी बहुत सारी जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, हम मल्टीपल डिसऑर्डर्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर देखते हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो साइकोलॉजिकल, बाइपोलर डिसऑर्डर, बहुत सारी हम नॉर्मली डिप्रेशन ही बेसिक पे देखते हैं जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। बहुत लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, बहुत लोगों को साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है। तो डिफ़र करता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे हम कैसे प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो वहाँ किस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर 19। हम उसी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग। इसमें हमें देखना क्या है, जो साइकोलॉजिकल कॉज ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम्स है, तो साइकोथेरेपी जो है वो क्या करता है, वो रिवील करता है साइकोलॉजिकल कॉज ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम, यानी कि बिहेवियर प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं उसके कारण को रिवील करता है, और स्टिमुलेट करता है डेवलप करने के लिए किन चीज़ों को, नए तरीके को, हमारे बर्ताव के नए तरीक़ों को डेवलप करता है। साइकोथेरेपी फोकस करता है हमारे जो अंडरलाइंग मोटिव्स है या कोई कॉन्फ्लिक्ट है उस पर, और उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करता है बाय वे ऑफ साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग। तो जो साइको एनालिसिस है, फ्रूड, उन्होंने कई सारे जो साइकोथेरेपीज है वो दिखाए, और उन्होंने किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी पे चेंजेस लाए, किसकी मदद से, इन्हीं साइकोथेरेपी की वजह से। तो साइकोथेरेपी भी एक ट्रीटमेंट होता है और काउंसलिंग भी एक ट्रीटमेंट होता है, लेकिन हम कहाँ किसका यूज़ करते हैं ये देखेंगे। साइकोथेरेपी साइकोटिक्स इन हॉस्पिटल सेटअप, वहाँ यूज़ होता है। काउंसलिंग नॉर्मल पीपल के लोगों के बीच में, कम्युनिटी सेटिंग के बीच में भी होता है। कई बार आप ऐसे मूवीज़ वगैरह में देखेंगे कि 4 लोग बैठ करके अपना डिस्कशन कर रहे हैं, अपने कन्फेशंस कर रहे हैं, तो वो एक काउंसलिंग थेरेपी है। और साइकोथेरेपी हॉस्पिटल सेटअप में होता है। साइकोथेरेपी है वो लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट होता है, जबकि काउंसलिंग थेरेपी जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। उसके बाद आता है जो साइकोथेरेपी है वो रिकन्स्ट्रक्टिव होता है, यानी कि उसको दोबारा से किया जा सकता है, मतलब दोबारा उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और काउंसलिंग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाता है। साइकोथेरेपी फोकस करता है हमारे पास्ट पर, जो क्योंकि साइकोथेरेपी उन डिजीज़ के लिए यूज़ होता है, उन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए होता है जो हमारे पास्ट से रिलेटेड होते हैं, जबकि जो काउंसलिंग थेरेपी है वो हमारे प्रेजेंट सिचुएशंस को या फिर फ्यूचर कंडीशन को देखते हुए किया जाता है। कई बार कई लोग होते हैं जो अपने प्रेजेंट लाइफ से या फिर अपने फ्यूचर को लेकर कॉन्शियस होते हैं, तो वहाँ पे उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। कई सारे हम साइकोथेरेपी देख सकते हैं। बायोमेडिकल थेरेपी हो गया, साइकोडायनामिक थेरेपी हो गया, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी हो गया,
तो साइको थेरेपीज़ में जो बायोमेडिकल थेरेपीज़ होता है, इसमें इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी होता है, जिसको इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी भी कहते हैं। ये आप कई सारे मूवीज़ में ये भी इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी देते हुए भी आप देखे होंगे। साइको सर्जरी भी होता है। उसके बाद कीमोथेरेपी भी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग होता है, फ्लूडिंग होता है, हिप्नोसिस होता है, बायोफीडबैक होता है। ये सारे कई सारे बिहेवियरल मेडिसिन होते हैं हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर, जो कि हम डिफरेंट थेरेपीज़ के नाम पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारा टारगेट था कि हम 1 घंटे में सारा चैप्टर रिवीजन कर लेंगे, लेकिन सिर्फ 48 मिनट्स अप्रॉक्स के अंदर हमने सारे चैप्टर का रिवीजन कर लिया, एग्जाम का प्रिपरेशन कर लिया। तो 2 वीडियोज़ में पूरा बुक साइकोलॉजी फॉर फिजियोथेरेपिस्ट ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करेंगे, और ऐसे ही हम टारगेट करेंगे कि हम कितने घंटे में कितने टॉपिक्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।